सितंबर 2025 में इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करने वाला पहला ओईसीडी का मेंबर स्टेट कौन सा है? तो यह है इजराइल, जिसने इंडिया के साथ नए मॉडल ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंदर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। और यह पहला ओईसीडी मेंबर स्टेट होगा जो कि इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। कहां पे? नई दिल्ली में। की एरियाज क्या होंगे कोलैबोरेशन के? इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन और डिजिटल सर्विसेज। सिग्निफिकेंस क्या है? हमने देखा इजराइल जो है पहला ओईसीडी मेंबर स्टेट है जो कि इंडिया के साथ नए फ्रेमवर्क के अंदर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेगा। इससे पहले जो ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और इजराइल के बीच वो 1996 में थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था 2017 में। ठीक है, और अब नई जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई है इजराइल और इंडिया के बीच में। सितंबर 2025 में इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहां पे कंप्लीट किया गया है? तो नुमालीगढ़ आसाम में इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी को स्टैब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी स्टैब्लिश किया गया है नुमालीगढ़ असम में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो कि एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और लाइकली है कि सितंबर 14 को इसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण 5th एडिशन कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये मरीन ड्राइव एग्जीबिशन एरिया कोची केरला में आयोजित किया गया है 5वां संस्करण लोक संवर्धन पर्व का 2025 में। लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कहां पे? हमने देखा कोची केरला में। कौन सी डेट थी? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 के बीच में 5वां संस्करण लोक संवर्धन पर्व का आयोजित किया गया। कौन से फ्रेमवर्क के अंदर? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन के अंदर, पीएम विकास फ्रेमवर्क के अंदर 5वां संस्करण जारी किया गया है, आयोजित किया गया है लोक संवर्धन पर्व का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो माइनॉरिटी आर्टिजन्स को प्रमोट करना, उनके क्राफ्ट्स, उनकी कुजीन, उनको स्ट्रक्चर्ड मार्केट प्रोवाइड करना और एक्सपोजर प्रोवाइड करना। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव होता है लोक संवर्धन पर्व का, जिसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है कोची केरला में। की हाइलाइट्स देख लेते हैं लोक संवर्धन पर्व की। तो राजस्थान की ब्लू पॉटरी यहां पे आई थी। चन्नापटना टॉयज कर्नाटका के जो फेमस है वो यहां पे इंस्टॉल किए गए थे। नेटीपट्टम केरला से, बनारस की जरी और चिकनकारी यूपी की जो साड़ियां होते हैं या सिल्क वर्क होते हैं। पंजाब की फुलकारी यहां पे स्टॉल लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ से बस्तर आयरन क्राफ्ट का यहां पे स्टॉल था और बिहार की मधुबनी पेंटिंग को यहां पे इंस्टॉल किया गया था, डिस्प्ले किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चरल आइटम्स हैं, आप ध्यान में रखिएगा। चौथे संस्करण की बात करें लोक संवर्धन पर्व की, तो इसको आयोजित किया गया था 5 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के बीच में। कहां पे? श्रीनगर में। ठीक है, तो चौथा संस्करण भी याद रखिएगा कहां पे आयोजित किया गया था। और 5वां संस्करण हमने देखा कोची केरला में आयोजित किया गया था। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के पहले एडिशन की थीम क्या होगी? ये पहली बार आयोजित किया जाएगा भारत में ऐसा कोई कॉन्क्लेव, और उसकी थीम क्या होगी? तो उसकी थीम होगी विकसित भारत 2047, पायनरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो ये पहली बार इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 नवंबर 3 से नवंबर 5 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम होगी हमने देखी विकसित भारत 2047, पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। और ये किसको रिप्लेस करेगा? ये जो कॉन्क्लेव है ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस को रिप्लेस करेगा, ये इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फीचर्स देख लेते हैं। तो 11 टेक्निकल थीमेटिक सेशंस होंगे, 75 एग्जीबिशन स्टॉल्स होंगे, 100 पोस्टर प्रेजेंटेशंस होंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना के गेली कॉन्स्टेलेशन के लिए किस रॉकेट का यूज किया गया था? तो स्मार्ट ड्रैगन 3 के यूज किया गया था एज अ रॉकेट चाइना के गेली कॉन्स्टेलेशन के ग्रुप 5 सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गेली कॉन्स्टेलेशन कहां का है? तो ये चाइना का है, और इसके लिए जो रॉकेट यूज किया गया है वो है स्मार्ट ड्रैगन 3। गेली कॉन्स्टेलेशन के लिए चाइना ने लॉन्च किया है ग्रुप 5 सैटेलाइट्स। कहां से? ये चाइना से लॉन्च किया गया है यूजिंग रॉकेट स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट। कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये ताइयून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ईस्ट चाइना से लॉन्च किया गया है। कौन सी ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये गेली कॉन्स्टेलेशन की सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं? तो 11 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। टोटल टारगेट जो कॉन्स्टेलेशन का है वो है 75 सैटेलाइट्स बाय
2025 फेज 1 में। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये दोनों आप इसको ध्यान में रखिएगा। काफा नेशंस कप 2025 का दूसरा संस्करण किस कंट्री ने जीता है? तो ये जीता गया है उज्बेकिस्तान द्वारा। उज्बेकिस्तान जो है इन्होंने जीता है दूसरा संस्करण काफा नेशंस कप 2025 का। काफा नेशंस का दूसरा संस्करण सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया था 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच में। कहां पे आयोजित किया गया था? तो दो जगह, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है काफा, इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था काफा नेशंस कप। विनर कौन रहा है? तो उज्बेकिस्तान रहा है। किसको हरा के जीता है? ईरान को हरा के जीता है। तो गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान के पास, सिल्वर मेडल ईरान के पास। और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये है कि ब्रोंज जो है ये इंडिया के पास आया है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एशिया का पार्ट है तो नहीं इंडिया, तो कैसे वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है? तो दो इनवाइटीज को बुलाया गया था अपार्ट फ्रॉम काफा मेंबर्स। ठीक है, और वो दो इनवाइटीज कौन से थे? इंडिया और ओमान। ठीक है, तो इंडिया ने ओमान को ही हरा के ब्रोंज मेडल लिया है। ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विनर उज्बेकिस्तान, मतलब गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान के पास, सिल्वर मेडल ईरान के पास, ब्रोंज मेडल इंडिया के पास। और ब्रोंज मेडल किसको हरा के आया है इंडिया के पास? तो ओमान को हरा के आया है। काफा मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन है? अफगानिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। सितंबर 2025 में बिहार की कौन सी स्पोर्ट्स एकेडमी को एशियन हॉकी फेडरेशन का अफिलिएशन मिला है? तो ये एकेडमी है राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसको एशियन हॉकी फेडरेशन का अफिलिएशन मिला है। सितंबर 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को एशियन हॉकी फेडरेशन का अफिलिएशन मिला है। और इसकी लोकेशन कहां है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी। किससे अफिलिएशन मिला है? एशियन हॉकी फेडरेशन से ये मिला है। इसको अनाउंस किया गया था, जो फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है तैयब इकरम, इन्होंने अनाउंस किया था। एकेडमी की डिटेल्स की बात करें तो ये बिहार की पहली फुल फ्लेज स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो कि पार्ट है 90 एकड़ की राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। और ये एसोसिएटेड है बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इन्होंने 5 इवेंट्स कौन कौन से होल्ड किए हैं? तो विमेन का एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में और मेंस एशिया कप 2025 में। ठीक है, तो राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी आपको याद रखना है, इसको एशियन हॉकी फेडरेशन का अफिलिएशन मिला है, जो कि लोकेटेड है नालंदा जिले में, बिहार में। सितंबर 2025 में भारत के कौन से राज्य ने जापान आसियान 1 के साथ एमओयू साइन किया है? तो जापान आसियान 1 के साथ जो एमओयू साइन किया गया है वो मेघालय द्वारा किया गया है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करने के लिए मेघालय ने जापान के आसियान 1 के साथ एमओयू साइन किया है सितंबर 2025 में, जिससे क्या है, क्रिएट किया जाएगा ग्लोबल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो भी मेघालय के यूथ हैं उनके लिए जापान में स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक मौका दिया जाएगा इस एमओयू के अंतर्गत। और टारगेट क्या होगा? 500 कैंडिडेट्स इन फर्स्ट ईयर एंड अप टू 5000 कैंडिडेट्स ओवर नेक्स्ट ईयर्स। फोकस एरियाज क्या होंगे? हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, आईटी एंड अदर सेक्टर्स। तो आपको याद रखना है, मेघालय स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी ने आसियान 1 कंपनी लिमिटेड जापान के साथ ये पार्टनरशिप की है। डाइकिन यूनिवर्सिटी अपना पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में कहां स्थापित करेगा, एस्टैब्लिश करेगा? तो तेलंगाना राज्य में डाइकिन यूनिवर्सिटी अपना पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करेगी। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी के साथ एआई सॉल्यूशंस को एडवांस करने के लिए। कहां पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। इससे क्या होगा? एआई ड्रिवन इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रमोट होगा, पब्लिक गुड और डिजिटल इकोनॉमिक गोल्स भी इससे अलाइन होंगे। की डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यही है कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा तेलंगाना में डाइकिन यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। सितंबर 2025 में मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ किन दो एंटिटीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है? तो ये है मेंटर टुगेदर एंड क्विकर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने मेंटर टुगेदर एंड क्विकर के साथ जॉब एक्सेस को एनहांस करने के लिए, करियर गाइडेंस को इंप्रूव करने के लिए एमओयू साइन किया है 8 सितंबर 2025 नई दिल्ली में। कौन सा पोर्टल यूज किया जाएगा जॉब एक्सेस और करियर गाइडेंस के लिए? तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके और जॉब एक्सेस को इंप्रूव किया जा सके।
नेशनल करियर सर्विस पोर्टल की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 20 जुलाई 2015 को और इसमें एम्प्लॉयर्स हैं लगभग 52 लाख। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको 20 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। की स्कीम इससे रिलेटेड है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसको हाल में ही 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था और जिसका एलोकेशन था, बजट एलोकेशन था 99,446 करोड़। इसके अंदर टारगेट सेट किया गया है 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करने का 2 साल के अंदर, 2025 से 2027 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के साथ इस एमओयू को अलाइन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना ग्रांट प्रोवाइड किया है मन्नार एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट को बिल्ड करने के लिए? तो लगभग 600 मिलियन लंकन रुपी या 15.5 करोड़ रुपीस जो है इंडिया की तरफ से ग्रांट दिए गए हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए मन्नार में, जो कि श्रीलंका में है। 9 सितंबर 2025 को इंडिया और श्रीलंका के बीच एमओयू साइन किया गया है एक्सीडेंट और इमरजेंसी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया के साथ किसने एमओयू साइन किया है एक्सीडेंट और इमरजेंसी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए? तो ये जो देश है वो है श्रीलंका, जहां पे इंडिया ने प्रोवाइड किया है लगभग 15.5 करोड़ रुपए एक्सीडेंट और इमरजेंसी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए मन्नार श्रीलंका में। सितंबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंजेति श्रीनिवास जी हैं, जो कि चेयरपर्सन होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और इनको हाल में ही अपॉइंट किया गया है सितंबर 2025 में। 9 सितंबर 2025 को सेबी या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए पर्सन, जिनका नाम है इंजेति श्रीनिवास जी। ये 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये जगह लेंगे, स्थान लेंगे जीसी चतुर्वेदी जी का, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 2024 में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किसकी जगह ली गई है। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, जीसी चतुर्वेदी जी, जिनका स्थान लेंगे नए चेयरपर्सन एनएससी के इंजेति श्रीनिवास जी। एनएससी की बात करें तो एमडी और सीईओ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंटली डेवलप किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, जिसको आयोजित किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां पे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस जो कि यूपीआई है, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। 11वां ACTCM बार्ज LSAM 25 या यार्ड 135 कहां पे लॉन्च किया गया है? तो ये थाने, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 11th अम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM या यार्ड 135। कहां पे लॉन्च किया है? थाने, महाराष्ट्र में, और इसको बनाया गया है सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग क्लासिफिकेशन के साथ। तो बस आपको ये याद रखना है, ये इंडियन नेवी द्वारा यार्ड 135 लॉन्च किया गया है थाने, महाराष्ट्र में।